बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। थर्सडे है, फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत पे हाजिर हुए हैं विद ऑल द फ्रेश गेस्ट एंड ऑल द फ्रेश हैपनिंग। मेरे पास इस वक्त लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है मोहसिन बेग साहब ने, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। और थोड़ी देर में उनके बराबर में अमार मसूद साहब भी हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन कर लेंगे। आज का जो बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिबेट करने वाले हैं, क्या करें, पाकिस्तान के आजकल हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि काफ़ी डिबेट करना उस पर बनता है, लेकिन आज का जो बड़ा टॉपिक है जिस पर हम डिबेट करने वाले हैं वो वही हैपनिंग है जो कि आपने कल देखी। और उससे पहले हमने ये देखा कि डीजी आईएसपीआर ने आके मीडिया से एक ब्रीफिंग की जिसके उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की। वो बातें तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन आजकल का अगर हम सिनेरियो डिस्कस करें तो आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस के हवाले से, जब मैं बात कर रही हूँ आज तो इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शंस के तनाजुर में कर रही हूँ, आप ये समझ रहे होंगे, ये देख रहे होंगे कि तमाम तर चीज़ें एज पर प्लान या अपने मुकर्ररा वक्त के हिसाब से ही हो रही हैं। जैसे इलेक्शंस है, बहुत सी उसके ऊपर र्यूमर्स आए, बहुत सी उसके ऊपर स्कूल ऑफ थॉट्स की थ्योरीज आई, लेकिन हमने देखा कि इलेक्शन डेट अनाउंस कर दी गई है 25 जुलाई को, और अब सब यही दुआ कर रहे हैं और ये उम्मीद भी की जा रही है कि शायद इलेक्शन अपने टाइम पर ही हो। तो उस हवाले से हर चीज़ जो है वो अपने मुकर्ररा हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठ रही है। हमने देखा कि केयर टेकर सेटअप्स भी आ गए हैं, उसमें भी थोड़े से लूप होल्स रहे, कुछ ग्लिचेस रहे, लेकिन सूनर और लेटर हमने देखा कि केयर टेकर सेटअप्स ने अपना पूरा सेटअप जो है संभाल लिया है फ्रॉम सेंटर टू द पंजाब। अब इलेक्शन के अंदर जब होता है तो एक शोर बहुत ज्यादा उठता है, बहुत ज्यादा वावेला होता है उस चीज का, और वो चीज होती है रिगिंग, कि धांधली तो नहीं हो गई। जो पार्टी जीतती है वो कहती है बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुआ है, जो पार्टी नहीं जीतती वो फौरन कह देती है कि जी रिगिंग हो गई है। इस पूरे माहौल में वैसे तो जमहूरियत के जितने भी सारे सतून हैं उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शंस में, लेकिन अगर डेमोक्रेसी की मैं बात करूं तो उस हवाले से मीडिया का रोल सबसे ज्यादा क्रूशल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इधर उधर की खबरें, कौन सी खबरें आ रही हैं, अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखना, तमाम खबरों से लोगों को आगाह करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और ऐसे में हमने देखा कि जो एक मीडिया, एक जो आपका पिलर है, उसी के साथ कुछ ऐसे वाकयात हुए कल की। इनफैक्ट गुल बुखारी साहिबा जो कि एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, और असद खरल साहब जो कि एक एंकर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, असद खरल साहब पर अटैक होता है, तशद्दुद किया जाता है, और इतना बुरा तशद्दुद कि तस्वीरें देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुल बुखारी साहिबा को एब्डक्ट किया जाता है, उनको अगवा किया जाता है, वो गायब होती हैं कुछ टाइम के लिए, तकरीबन रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक, और उसके बाद पता चलता है एज पर देयर फैमिली सोर्सेज जो कि क्लेम कर रहे हैं कि जो लोग लेकर गए थे वो वापस उनको उनके घर छोड़ गए हैं, और अभी वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहती हैं। वो अभी उनके गैजेट्स उनके पास नहीं है, अपेरेंटली वो किसी से बात नहीं कर रही हैं, और जो फैमिली है उनकी वो एक प्राइवेसी मेंटेन करना चाहती है। जब ये दोनों नाकाबिले बर्दाश्त, जब ये दोनों हाईली कंडेमेबल वाकयात हुए, तो हमने देखा कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और लोगों ने इसकी जो कंडेमिनेशन की, इसकी जो मजम्मत की, वो भी इंसानी बुनियादों पर नहीं की, वो बल्कि अपनी सियासी हमदर्दी की बुनियादों पर की। मतलब इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया और उन्होंने कंसर्न शो किया और कंडेमिनेशन की गुल बुखारी साहब के अगवा की, उनकी एब्डक्शन की, और जो भी पूरा सिनेरियो गुल बुखारी साहिबा के साथ हुआ, लेकिन असद खरल साहब के हवाले से उनके तशद्दुद के ऊपर उन्होंने कोई ट्वीट ही नहीं की। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो हम ख्याली थे, सिर्फ लीगी नहीं, हम ख्यालियों ने भी जो है वो गुल बुखारी के पूरे केस की कंडेमिनेशन की। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हम ख्यालियों ने भी, अक्सरियत ने जो है वो असद खरल साहब की जो पूरा वाकया हुआ, जो पूरा फियस्को हुआ, उसकी उन्होंने जो है वो कंडेमिनेशन की, तशद्दुद किया। मरियम नवाज साहिबा ने असद खरल के ऊपर कुछ नहीं कहा। उसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, हमने देखा कि वो नोटिस लेते हैं असद खरल साहब के ऊपर जो तशद्दुद का वाकया पेश आया, लेकिन गुल बुखारी साहिबा का जो अगवा था उसके ऊपर सू मोटो नहीं लिया गया। यही एक डिवाइड है, यही एक डिबेट है जो कि हम इस शो में करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, ब्रिगेडियर साहब होंगे, ऑब्वियसली अमार मसूद साहब होंगे, मोहसिन साहब होंगे, इन सब से इस डिबेट का आगाज करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मिस मत कीजिएगा, सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ में। बाकायदा तौर पर शो का आगाज़ करते हैं ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि लाहौर में मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। ब्रिगेडियर साहब, जो 2 दिन पहले DGISPR ने एक ब्रीफिंग की और उसका उन्होंने एक पूरा एक फ्लो चार्ट बताया, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि मीडिया तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने तारीफ़ की उसकी, लेकिन सोशल मीडिया कहीं ना कहीं DGISPR को
तंग कर रहा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ना कुछ दुश्मन कुव्वतें हैं जो कि प्रोपेगेंडा कर रही हैं, और इस यहाँ से बात निकली आगे बढ़ते 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 इस बात तक पहुंच गई कि एक डिबेट शुरू हो गई उसके बाद मुल्क के अंदर कि आइदर यू आर विद द स्टेट और यू आर एंटी स्टेट। यानी इस हद तक बात आ गई कि लोगों को ये डिबेट करनी पड़ी है कि आप गद्दार हैं, आप गद्दार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जो पूरी जो अब मैं क्या मतलब पूरी ब्रीफिंग उनकी रिपीट करूं, खामखा टाइम ज़ाया होगा। सब लोगों ने ब्रीफिंग देखी है, आपके इंस्टीट्यूशन फॉर्मर इंस्टीट्यूशन से उसका ताल्लुक है, आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं कि कुछ लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, मीडिया के कुछ लोग हैं, सहाफ़ी हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस भी थे, लेकिन खैर पॉलिटिशियंस का उन्होंने इतनी ओपनली बताया नहीं, उन्होंने उनको ब्लर किया, उनको पता है वो कौन से पॉलिटिशियंस हैं जो किस तरह की ट्वीट करते हैं प्रोपेगेटिंग। लेकिन जो सहाफ़ी जो कर रहे हैं उनके खुद के इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन वो रीट्वीट करते हैं और फिर आगे वो बात बढ़ती चली जाती है। सो बेसिकली ये चीज़ क्या DGISPR डिसाइड करेंगे या आर्मी डिसाइड करेगी कि व्हाट इज विद द स्टेट और एंटी स्टेट? क्योंकि फॉर एग्जांपल आई एम विद द स्टेट, लेकिन मुझे कोई एक ट्वीट ऐसी पसंद आती है जो कि एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है, मैं उसको रीट्वीट करती हूं और फिर कल को मेरा नाम भी उसमें आ जाएगा। सो द इंस्टीट्यूशन विल डिसाइड कि क्या चीज एंटी स्टेट है या प्रो स्टेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बीनिश। देखिए, बात यह है कि पिछले 2-2.5 साल से ये सोशल मीडिया जो है ये सडनली इट हैज इमर्ज्ड एज द बिग फोर्स, और ये बड़े जो अवाम हैं उनका माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करने में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा एक रोल देखा जा रहा है। और आई एम सॉरी टू से, मैं ज़रा सीधी बड़ी ब्लंट बात करूँगा, ये जो ट्रेंड सेट किया PMN के सोशल मीडिया सेल ने प्राइम मिनिस्टर हाउस से जब ये 3 साल पहले रिपोर्टेडली लॉन्च हुआ, और जिसने मैं समझता हूँ कि एक बड़े गलत डायरेक्शन में लोगों को लगाया, और वो क्या था कि उसके बाद जब ये पनामा का केस आ गया कि आप मीडिया को आप अपना जुडिशरी को टारगेट करें, आप फौज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको टारगेट करना सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। तो जाहिर बात है दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न कि एक तरफ तो हम पाकिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी की जंग जो है वो उनकी बाकियात जो है उनके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स में हैं, और उसके बाद सडनली आप देखते हैं कि कुछ अरसे में हज़ारों की तादाद में ऐसी वो ट्वीट्स आ जाती हैं, ऐसे फेक आप उनको कहें या डूबियस किस्म के हैंडल्स हैं जो कि एकदम सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, जो कि पाकिस्तान जब चेक किया जाता है, आजकल टेक्नोलॉजी तो आ गई है कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वहाँ से वो अपना इनिशिएट हो रहे हैं, और हम लोग हमारे चाहे उसमें मैं शामिल हूँ, आप हैं, हम जब रीट्वीट करते हैं इस किस्म के ऐसे ट्वीट्स को, तो जाहिर बात है फिर वो उसका असर फैलता है और वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन बात ये है कि इस वक्त जो इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये तमाम मामलात हैं, वो जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की सिविल एजेंसीज की भी है, पाकिस्तान के अस्करी इदारों के भी है, क्योंकि वो इस वक्त सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी भी बाकियात के खिलाफ जो है बलूचिस्तान में, फाटा में कहीं ना कहीं वाकयात तो होते रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कुछ हमने गेन किया, इतना गेन किया वॉर ऑन टेरर में, और फिर उसके बाद ये एक अजीब सी सूरत हाल सोशल मीडिया पे शुरू हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये एक एक्सेप्टेबल सूरत हाल नहीं है। हाँ देखें, जहां तक सीनियर प्रोफेशनल मीडिया हमारे जर्नलिस्ट का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि अगर उन्होंने कोई ऐसी ट्वीट्स रीट्वीट कर दी है, समथिंग लाइक दैट, तो अगर वहां पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया है, कोई डाउट्स क्रिएट हो गया है, ये सारे हमारे भाई हैं, मीडिया का एक बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान में 15 साल में जो जंग हुई है। मैं समझता हूं पाकिस्तान की मीडिया के एंकर, हमारे रिपोर्टर, हमारे जर्नलिस्ट, उन्होंने बड़ा काम किया है इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए। बट दैट विल बी डिसाइडेड बाय DGISPR। मैं ये पूछ रही हूं ना, यस और नो सर, आप मतलब खुल के बात करें, सीधी बात करें ना, मैं आगे बढ़ूं फिर मौसम देख साहब की तरफ। हर 3 महीने बाद DGISPR जो है वो आप मीडिया को ब्रीफिंग देते हैं तमाम उन इश्यूज पे जो लोगों को एजुटेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज, इंटरनल एक्सटर्नल वगैरह वगैरह। तो लिहाजा अगर कोई कॉज ऑफ कंसर्न है तो वही आपको बताएंगे, वही मुझे बताएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जहां तक हमारे सीनियर मीडिया प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का ताल्लुक है, अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बिल्कुल ISPR को उनको एंगेज करना चाहिए और अपना वो डाउट्स को क्लियर किया। मोहसिन बेग साहब, मैं चाहूंगी कि आप जरा थोड़ा सा डिस्कशन के अंदर एंटर करें। इन्होंने कहा कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बैठकर बात कर लें, ये कर लें, वो कर लें। डोंट यू थिंक कि DGISPR की तरफ से ये जो
जिस तरह से ये प्रेस ब्रीफिंग की गई और जो एक मैसेज दिया गया, जो एक तासुर दिया गया, क्योंकि तासुर यही आ रहा है कि भाई स्क्रूटनाइज किया, निशानदही उन्होंने कर ली और पता नहीं अब क्या हो जाएगा, या पता नहीं, मतलब लाइक पॉलिटिशियंस के नाम नहीं दिए, मीडिया वालों के नाम दिए। और इससे पहले ये डिबेट एक चल रही है कि जी जो आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मैनेज हो गया है या उसको कर लिया गया है और सोशल मीडिया जो है वो मैनेजेबल नहीं है। तो आपको लगता है कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी या थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई डीजी आईएसपीआर की तरफ से, जिस तरह से उन्होंने आते ही पॉलिटिशियंस के नाम नहीं बताए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें पता है वो कौन लोग हैं, लेकिन सहाफियों के, ब्लॉगर्स के, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के नाम बता दिए। बिनिश, ऐसा है कि क्योंकि मैं अभी ब्रिगेडियर साहब की बात भी सुन रहा था, आपका भी पूरा मैंने बयानिया सुना, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हमें ओपन हार्टली देखना चाहिए चीज़ों को। हमारे मुल्क के जो हालात थे और अभी भी जो हालात हैं, हम लोग जिस रीजन में हमारा मुल्क इस वक्त सिचुएटेड है, उसमें आप देखिए हमारी नेबर कंट्रीज़ में और हमारे यहाँ डोमेस्टिकली क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसमें अगर DGISPR ने कोई ऐसा स्टेटमेंट जैसे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे बेसिकली किसी भी मुल्क में आप अपनी फ़ौज को अंदर बैठ के कमज़ोर और क्रिटिसाइज नहीं करते। आपने देखना ये है कि आया ये जो भी ट्वीट हो रहे हैं खासकर सोशल मीडिया पे इतना वाइब्रेंट है, जो चीज़ आ रही है आगे 50 लोगों को फॉरवर्ड हो जाती है बगैर सोचे समझे, जोक्स चल रहे हैं और करैक्टर असैसिनेशन हो रही है लोगों की, और आप सोच नहीं सकते किस तरीके से। इसमें थोड़ी सी बेहतरी आनी चाहिए। एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है इस मुल्क में जो लैक कर रहा है कि आपको क्या चीज़ आगे भेजनी है, किस पे कमेंट करना है, आया वो जिस चीज़ पे आप कमेंट करें वो रियलिटी पे बेस करती है या नहीं। दूसरी बात यह कि जैसे आपने अभी कहा कि असद खरल और उनका गुल साहिबा का जो एस्टिमेट, वो नेचुरली वो तो कंडेमेबल है। किसी भी जर्नलिस्ट के साथ ये नहीं होना चाहिए। उसको पॉइंट ऑफ व्यू का हक है, उसको लिखने का हक है, वो अपनी साइड की स्टोरी या अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखने का हक रखता है। अब अगर इसको उस तरफ शिफ्ट कर दिया जाए या दोनों चीज़ों को साथ मिला लिया जाए तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। ये इंसिडेंट, इसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें कार फरमा हो कि जी उठा लिया गया, छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं है। आप इस मुल्क के हालात देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अस्करी अदारों को या स्टेट के अदारों को क्रिटिसाइज, हालात को अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तो चल रहे हैं, क्या हुआ हालात आप जरा 6 महीने पीछे चले जाएं तो क्या हालात है, ये साल पीछे चले जाएं जो बम ब्लास्ट है ये सिविलियन गवर्नमेंट ने ठीक की, ये तालिबान की थ्रेट किसने ठीक की, ये जो कुर्बानी है, ये जो वॉर ऑन टेरर को आप DGISPR की इस वाली ब्रीफिंग से जोड़े हैं जो उन्होंने जर्नलिस्टों और पॉलिटिशियन को स्क्रूटनाइज किया, आइडेंटिफाई किया। आप डिमोरलाइज करते हैं इस, नहीं बिनेश, आप डिमोरलाइज करते हैं उन अस्करी फोर्सेस को जो आपके लिए कुर्बानियां दे रही हैं, जो आपकी जंग लड़ रही है। मैं कलेशनकोव उठा के तालिबान का या उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। आप उन लोगों को डिमोरलाइज करते हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनको भी जब वॉर ऑन टेरर का जब वॉर ऑन टेरर का इशू आता है ना मोहसिन बेग साहब, तो उसके अंदर सिविलियंस भी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं ना, राइट? ऐसे ही है ना, क्या करते हैं जी सिविलियन कंट्रीब्यूट? आप बता दीजिए। सिविलियन तो मार खा रहे हैं, नेता का आपने हाल देखा? क्या करते हैं आप बता दें, सिविलियन ने क्या कंट्रीब्यूट किया? कौन सा शहीद हुआ? कौन जा रहा है बॉर्डर पे जाकर जंग लड़ रहा है? सर बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर जो इतने सिविलियंस जो मारे जाते हैं आम, वो भी तो शहीद ही होते हैं। अच्छा, दिस इज नॉट माय डिबेट, यू आर गोइंग इनटू अ रॉन्ग जोन। ये मेरी डिबेट नहीं है। उन्हीं की हिफाजत के लिए तो ये अस्करी इदारे सर देखिए, फौजी अदालतें मांगी सर, फौजी अदालतें मांगी, फौजी अदालतें दी, पार्लियामेंट ने सहूलतकारों के बारे में बात की, सहूलतकारी दी, उनको हर तरह की फैसिलिटेशन दी गई। ये सर ये बेसिकली सिविलियन गवर्नमेंट ने किया ना, उनको सपोर्ट किया। शहादत वगैरह ये प्लीज आप नंबर गेम में मत जाएं। अकेली फौज या अकेला कोई भी अदारा फॉर दैट मैटर सर वो कुछ नहीं कर सकता। पूरी कौम को साथ खड़ा होना चाहिए, पूरी कौम साथ खड़ी है, अदलिया साथ खड़ी है, पार्लियामेंट साथ खड़ी है। वॉर ऑन टेरर के ऊपर तो सर डिबेट ही नहीं है ना, हर एक को सेम फोरम पे होना चाहिए, उसको आप इसके साथ मत जोड़ें सर। बेग साहब प्लीज। लेकिन ये देखिए अगर आप उनके बारे में जो ट्वीट करते हैं, आप उनको सिविलियन गवर्नमेंट में अगर इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती
ہمارے لیڈروں میں تو وہ یہ کام خود کر دیتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, میں اگری کر رہی ہوں بیگ صاحب, لیکن بیگ صاحب آپ ایک نیوز ایجنسی چلاتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن جسٹ لیٹ می فنش بریگیڈیئر صاحب, سوری بیگ صاحب آپ بڑے محترم ہیں, آئی ایم ریلی فونڈ آف یور انالیسس اینڈ دیٹس وائی آئی کال یو اگین اینڈ اگین آن مائی شو, اینڈ سیم گوز فار گل بخاری اینڈ سیم گوز فار اسد کھرل, دونوں میرے شو کے ریگولر ممبرز رہے ہیں. لیکن سر آپ ایک نیوز ایجنسی چلاتے ہیں, اگر آپ کو کہیں سے بھی کوئی فون آئے, فار ایگزامپل سرکاری کسی ادارے سے فون آ جائے یا عسکری کسی ادارے سے فون آ جائے, مجھے نہیں پتا آتے ہیں فون کے نہیں آتے, لیکن اگر آ کے آپ کو کوئی اپنی خبر کو چینج کرنے ہیڈ لائن آتے ہیں تو کوئی چینج کرنے کا کیا آپ کو وقت تو آتا ہوگا نا بہت زیادہ کہ بھائی یہ مجھے بتائیں گے کہ نیوز ایجنسی کیسے چلانی ہے, رائٹ اور رانگ. میں آپ کے شو میں روز فون آتے ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات میں ان کی بات مانتا ہوں, بعض اوقات نہیں مانتا. جہاں ہماری غلطی مسٹیک ہے وہاں ہم بات مانتے ہیں, جہاں ہماری غلطی مسٹیک نہ ہو میں بات نہیں مانتا. میں آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں, اور میں اگر وہ مجھے 10 باتیں کہیں تو میں صرف 2 ہی مانتا ہوں. آئیڈینٹیفائی کرنا یا یہ بتانا کہ یہ ٹویٹ اینٹی اسٹیٹ ہے یا وتھ اسٹیٹ ہے, از اٹ دا ریسپانسبلٹی آف دیٹ ڈی جی آئی ایس پی آر اور آف دیٹ ادارہ, آف دیٹ آرمی؟ Why not? I'm just asking that. Why not? اگر ان کے خلاف ٹویٹ جاری ہے تو وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. پوری ریسپانسبلٹی, چلے اور سمپلیفائی کر دیتی ہوں بیگ صاحب, پوری ریسپانسبلٹی آپ ان کو دے رہے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے آرمی کی طرف سے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ محسن بیگ صاحب آپ نے ہیڈ لائن یہ لگانی ہے, آپ نے یہ ٹویٹ کرنی ہے, یو وانٹ دیٹ, آپ سوللی ان کو ریسپانسبلٹی دے رہے ہیں. اس حد تک تو وہ انوالو ہی نہیں. دیکھیں میں 2 نیوز پیپر چلاتا ہوں, ایک نیوز ایجنسی چلاتا ہوں, اس حد تک تو وہ کبھی انوالو ہوئے ہی نہیں ہے, کبھی نہیں انوالو ہوئے. ہاں اگر کوئی ایسی چیز جو اینٹی اسٹیٹ ہو, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, اینٹی کنٹری ہو, یس اس پہ ہم لوگ ان کی بات سنتے ہیں. ابھی چائنیز ڈیلیگیشن آیا تھا, اس کی خبر چلی, انہوں نے کہا نہیں چلنی چاہیے کیونکہ یہ بالکل سیکرٹلی ہیں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے وِڈرا کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ ملک میں رہنا تو اس ملک کے اسٹیٹ کے اداروں کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ کوئی دشمن اینٹی کنٹری نہیں ہے, بالکل خیال رکھنا چاہیے سر, خیال رکھنا چاہیے, لیکن پورلی ہوللی سوللی ریسپانسبلٹی کسی ایک فیشن بن گیا ہے جو کریٹیسائز کرتا ہے محسن بیگ صاحب, اور اپنے آپ کو لوگ ڈیموکریٹ کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں محسن بیگ صاحب, ایسا نہیں ہے, یہ فیشن نہیں ہے. میں یہاں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ ہوں, میں ہوں, یا ہر پاکستانی کا ہمارا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے, بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ویسے ہی ہمارے خون میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پاکستانی, کوئی بھی جرنلسٹ, کوئی بھی ریٹائرڈ فوجی, جتنے ہم لوگ ہیں جو میڈیا پہ آتے ہیں, میں خاص میڈیا کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اور میں بالکل شامل ہوں سب سے فرنٹ میں, کہ دیکھیں ہم نے ریڈ لائن نہیں کراس کرنی جہاں پہ پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہو. ہم سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی پاکستانی جو اپنی صحیح سنسد میں ہو وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی ٹویٹ کرے گا, کوئی لکھے گا, کوئی بولے گا, کوئی آرٹیکل وغیرہ وغیرہ, کوئی انٹرویو دے گا. اور ایک بات یہ, دوسرا یہ کہ 2 پلرز آف دا اسٹیٹ, چاہے عدلیہ ہو, چاہے پاکستان کی مسلح افواج جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہوں, ان کو کرٹیسائز کرنا, دیکھیے یہ آپ کوئی بھی کرے, چاہے میں کروں, آپ کریں, کوئی بھی کریں, ہم اگر یہ کام کریں گے تو ہم دشمنوں کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں. اس وقت دشمن یہ کیا چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر, جس کو ہم روز سنتے ہیں 5th جنریشن وار, ہائبرڈ وار, کہ جناب سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں ذہنی انتشار پیدا کیا جائے, سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں عام لوگوں کو مینٹلی ان کے مائنڈ سیٹ کو ہٹ کیا جائے کہ وہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے سیکورٹی کے ادارے, پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے درمیان ایک ویج, اور عدلیہ ان کے درمیان ایک ویج کریٹ کیا جائے, رفٹ کریٹ کیا جائے, تاکہ ہم ان اداروں کو ٹارگٹ کرنے میں پھر ہمیں آسانی ہو. یہ ہے مقصد اس وقت دشمن کا. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر کبھی مجھے کوئی فون آ بھی جائے کہ جناب بریگیڈیئر صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, بلیو می, میں کہوں گا یہ بالکل ٹھیک ہے, میرے سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بولا نا کہ یہ سال تبدیلی کا سال ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ الیکشنز ہونے والے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں ایسے گھسیٹنا نہیں چاہیے. یو ریمبر دس؟ نہیں دیکھیں, آپ دیکھیں ایک چینل کے لیڈنگ چینل کے, آپ کا بھی ماشاءاللہ لیڈنگ چینل, ایک اور لیڈنگ چینل کے سینئر جرنلسٹ نے کہا
کہ جی وہ جو ڈبہ بیچ میں خالی تھا DGISPR نے جو فلو چارٹ دکھایا ہوا تھا وہ کس سیاستدان کا تھا, اس نے نام لے کے دیا کہ یہ وہ لیڈی سیاستدان ہیں جن کو نام نے لیا. تو آپ دیکھیں ہاؤ کوشش دے آر کہ وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو انوالو دیم ان دس کائنڈ آف پالیٹکس اور بلیم گیم. میرے کہنے کا مطلب وہ بار بار دیکھیں نا DGISPR نے اسٹیٹمنٹ اتنے کانشیس ہیں کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ سال تبدیلی کا سال ہے. نہیں, تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ تھرڈ ٹائم الیکشن پاکستان میں ہو رہے ہیں, ایک اسموتھ انشاءاللہ ٹرانزیشن آف پاور ہوگا فرام ون ڈیموکریٹک گورنمنٹ ٹو ادر الیکٹڈ گورنمنٹ. عمار مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عمار مسعود صاحب کو یہ ترہ امتیاز حاصل ہے. لیکن میں گل بخاری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں بریک کے بعد. سر ذرا میں عمار صاحب کو انٹر کر لوں کہ عمار صاحب کا بھی نام ان صحافیوں میں ہے جو کہ اس ڈیبیٹ کی زد میں آ رہے ہیں کہ یو آر ود دا اسٹیٹ اور یو آر اگینسٹ دا اسٹیٹ, یو آر پرو اسٹیٹ اور یو آر اینٹی اسٹیٹ. جی عمار مسعود صاحب, اس پورے سین کے اوپر بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا رسپانسبلٹی DGISPR کی ہے کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا چیز ٹویٹ کرنی ہے, کیا چیز ٹویٹ نہیں کرنی, از دا بال ان ہز کورٹ. کیا انہوں نے جلد بازی تو نہیں کر دی؟ پہلے بات چیت کر لیتے میڈیا والوں سے, صحافیوں سے, اس بارے میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے بیکاز آپ نے بھی جوائن کیا, تو آئی وڈ ریئلی لائک ٹو نو یور پوائنٹ آف ویو. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے بینش, میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کے شو میں ٹائم پر آنا تھا لیکن آئی گاٹ اسٹک سم ویئر, تو اس کے لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایشو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, کل اس کے حوالے سے بہت بات ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ ٹویٹ کرتے ہیں یا ری ٹویٹ کرتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, آرٹیکل 19 جو اس آئین نے, اس قانون نے ہمیں دیا ہے, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں, تو یہ کوئی غلط بات ہے. ہاں, یہ بات بالکل درست ہے اگر آپ کوئی اینٹی اسٹیٹ کام کر رہے ہو. اور کل جو PFUJ نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کہا گیا ہے اور بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اگر تو یہ کوئی اینٹی اسٹیٹ کام کرتے ہیں تو ہم سارے لوگ تیار ہیں اپنے آپ کو کورٹ میں پیش کرنے کے لیے. اگر ہم مجرم قرار پاتے ہیں تو ہمیں یقیناً اس کی سزا ہونی چاہیے. اور اگر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اینٹی اسٹیٹ نہیں ہیں, ہم اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں, آپ کے جو نظریات ہیں ہم اس سے ذرا مختلف سوچتے ہیں, تو اس کی سزا کم از کم یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک چارٹ پر پورے پاکستان کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے دائرے لگا کر اور یہ لفظ استعمال کیا جائے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں, اور اس نیٹ ورک کو اس طرح دکھایا جائے کہ جیسے یہ کوئی دہشت گردوں کا نیٹ ورک ہے. یہ سارے لوگ صحافی ہیں, قلم سے بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس بات کرنے کا نہ کوئی اور ذریعہ ہے نہ کوئی اور طریقہ ہے. دنیا میں اس بات کا جتنا مذاق اڑا ہے, جتنی تضحیق ہم نے اپنے ملک کی اس وجہ سے کرائی ہے, آپ PFUJ کی سٹیٹمنٹ کے بعد دیکھیے اور ابھی نیٹ پہ جا کے دیکھیے کہ BBC نے کیا لکھا ہے, نیو یارک ٹائمز نے کیا لکھا ہے, ڈوائچے ویلے نے کیا لکھا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر پہلے تو تمسخر اڑایا ہے, پھر اس کے بعد اپنے تحفظات کو بیان کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم میں سے کوئی شخص, میں بڑے وثوق سے, یقین سے اور تہہ دل سے کہتا ہوں, کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اینٹی اسٹیٹ ہو. ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو آرمی سے محبت نہ کرتا ہو. یہ بات بہت سننے والی ہے. جو جوان ہمارا سرحدوں پہ کھڑا ہماری حفاظت کر رہا ہے, ہمارے دل میں بے انتہا عزت ہے اس جوان کے لیے. مسئلہ صرف یہ ہے, جہاں پہ پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہم سارے لوگ اس چیز کے خلاف ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کرنی چاہیے. یہ جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے, یہ اس آئین کی خلاف ورزی ہے, اور یہ ہمارا اختلاف ہے, یہ ہمارا جرم ہے. تو میرے خیال میں اختلاف کو رکھیے گا, ابھی رکھیے گا, اس کے اوپر ہم بریک کے بعد واپس آ کر کے بات کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو دوسری ڈیبیٹ ہے آپ کی اس کے اوپر بھی ہم آ کر کے گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویل ریزیوم دی ڈسکشن.
ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर फारूक साहब, मतलब कंडेमिनेशन असद खरल वाले वाक़े पर और गुल बुखारी वाले वाक़े पर मेरी तरफ से इक्वली आई है और इक्वली आनी भी चाहिए। जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि लोगों ने, मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने इसके ऊपर इंसानी बुनियादों के ऊपर अपनी कंडेमिनेशन नहीं दी बल्कि सियासी बुनियादों पर दी है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि प्रोग्राम सीधी बात है, बहुत से लोगों ने जो कि गुल बुखारी के ख्यालात से एग्री नहीं करते थे, उनके साथ जो भी वाक़या हुआ उन्होंने उसके ऊपर कंडेमिनेशन नहीं की, बल्कि उल्टा उन्होंने बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ। दूसरी तरफ जो लोग असद खरल के ख्यालात के साथ एग्री नहीं करते थे, उन्होंने असद खरल के साथ जो वाकया हुआ उसके ऊपर ये बोला कि हाँ ठीक है, ये तो एक तरफ की ओपिनियन रखते हैं, बायस्ड है, ठीक है अगर हो गया इनके साथ क्या हुआ, जो कि बिल्कुल इलेक्शन से पहले भी और जनरली भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ऐसे में DGISPR की उससे पहले क्योंकि ब्रीफिंग हो चुकी थी, मैं नहीं लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस थ्योरी के साथ भी इन दोनों वाकयात को जोड़ रहे हैं। देखिए बिनिश, बात वही है कि ये भी शरारत वाला मामला है, जो जिन लोगों ने इसको लिंक करने की कोशिश की विद DGISPR की जो 2 दिन पहले ब्रीफिंग थी। देखें, मेरी नजर में दोनों एक्ट्स जो हैं वो कंडेमेबल हैं, दोनों इंसिडेंट्स। ये तो हम सोच नहीं सकते कि कोई कहे कि या एक खातून स्पेशली जो है उसकी अगर एब्डक्शन हो, किडनैपिंग हो, या शी गोज मिसिंग फॉर 4-5 आवर, तो जनाब वो जो है वो कंडेमेबल नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा। देखें ना, चीफ जस्टिस साहब ने क्यों अपना खास असद खरल साहब के बारे में उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कंडेम किया कि रिपोर्ट हो वगैरह, लेकिन मुझे अभी भी, मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, विद ऑल रिस्पेक्ट फॉर गुल बुखारी साहिबा, ठीक है मैं उनके आर्टिकल नेशन में पढ़ता हूं कि आपने उनके साथ शोज किए हैं, जी शोज किए, उनके अपना एक खास पॉइंट ऑफ व्यू है, रिस्पेक्ट हर अ लॉट। देखें बात यह है कि गुल बुखारी साहिबा का जो केस है वो अभी भी ड्यूबियस है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को पता है, सिर्फ उनको पता है कि उस रात जो है 3-4 घंटे क्या हुआ था, वो कौन लोग थे। देखिए ये अब ये केस एक्चुअल किडनैपिंग भी हो सकती है। अब कौन लोग थे जो ये चाहते थे कि जनाब ये मामला जो है दूसरे इदारों के नोटिस के खाते में डाला जाए, उनको ब्लेम डाइवर्ट किया जाए, ये स्टेज भी हो सकता है, ये एक्चुअली कुड बी अ फेक न्यूज ऑल्सो, वी डोंट नो। जब तक गुल बुखारी साहिबा नहीं आती, पब्लिक बताती नहीं कि एक्चुअली क्या हुआ, ये सारी स्पेकुलेशन है। असद खरल साहब को तो पूरी दुनिया ने, सबने वो तस्वीरें देखी, आपने भी जिक्र किया कि एक्चुअली ये हुआ, तभी चीफ जस्टिस साहब ने भी उसका जिक्र किया। तो गुल बुखारी, देखें ना, अब गुल बुखारी साहिबा के केस में अभी तक तो कोई FIR टाइप चीज भी नहीं हुई है। अल्लाह ना करे कि कोई जेन्युइन किडनैपिंग हो तो वो तो FIR होनी चाहिए, 72 घंटे हो गए अभी तक वो चीज भी नहीं हुई है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखें, गुल बुखारी के केस में मुझे बड़े शकूक और शुबात हैं, और सोशल मीडिया पे कल से लोग इन शकूक और शुबात का जिक्र कर रहे हैं कि डिड इट रियली हैपन। अमर मसूद साहब, ये जो एक डिवाइड हमें इन वाकयात की सूरत में अपने माशरे में नजर आ रही है, माशरे में इस सेंस में कि हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में हमारी ये जो सियासी तरह की एक डिवाइड हो गई है, और फिर इस तनाजुर में कि जी इसको जोड़ा जा रहा है DGISPR की ब्रीफिंग के साथ कि जी वो पहले आए सन थे, उन्होंने ते एंजन सानू दसिया है, निशानदेही की है, तो ये वो, मतलब ये हम किस तरफ जा रहे हैं भाई? ये एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, आगे की पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, उल्टा तो हम तो पीछे घसीटते चले जा रहे हैं। आपको पता है ना कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, इस वक्त हम सबकी जो एनर्जीज हैं वो इलेक्शन की तरफ होनी चाहिए, लेकिन जहां पर हम देख रहे हैं आजादी इजहार राय पर हो रहा है, प्रेशराइजेशन हो रही है यहाँ पर, या फिर एक्सट्रीमिज्म हो रही है, या फिर इनटॉलरेंस हो रही है, मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? अब 2 बातें हैं, आपके 2 सवाल है, दोनों के जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। पहली बात ये है कि जब आपके राइटर्स के नाम और सहाफ़ियों के नाम अगर आप किसी प्रेस ब्रीफिंग में गोल दायरे लगा कर दिखाएंगे और ये बताएंगे कि ये एंटी स्टेट एलिमेंट हैं, तो फिर लिखने वाले इस माशरे में खासतौर पे वो, अच्छा अमर साहब, आपको तो पता है ना कि गुल बुखारी का और असद खरल का उस ब्रीफिंग में नाम नहीं था, आप जानते हैं, क्योंकि आपका नाम है ना, मैं उसके ऊपर जरूर आऊंगा, हाँ मैं उस पर ज़रूर आऊँगा, और उस पर मैंने इसीलिए कहा आपके 2 सवालात हैं। तो जब इस तरह दिखाया जाएगा लिखने वालों को, और मतीउल्लाह जान हो गए, उमर चीमा हो गए, वसीम अब्बासी हो गए, आज़ाद सैयद हो गए, बहुत सारे सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हो गए, तो ये सारे लोग बहुत वल्नरेबल हो गए। हाँ। इसलिए कि आपको एंटी स्टेट कहा गया है। फर्ज करें कि हम में से किसी एक के ऊपर हमला होता है, या कोई सानेहा होता है, या कोई हादसा होता है, इट इज़ वेरी नेचुरल कि लोग इसको उस सारे ब्रीफिंग से रिलेट करेंगे। ये बात आप तस्लीम कीजिए, ये 2 अलग एपिसोड नहीं है।
دوسری بات آپ نے گل بخاری کی اور اسد کھرل کی، دونوں واقعات بہت افسوسناک واقعات ہیں۔ گل بخاری کا واقعہ اس لیے زیادہ افسوسناک ہے کہ وہ ایک خاتون ہے، اور ہمارے معاشروں میں ویسے تو خواتین کی عزت کے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کا واقعہ ہونا نہایت افسوسناک ہے۔ جس طرح الیکٹرانک میڈیا اس پر زیادہ تر خاموش رہا، بہت دیر کے بعد سب سے پہلے جیو نے خبر لگائی، حالانکہ وقت ٹی وی کو خبر لگانی چاہیے تھی کیونکہ وہ ان کی اینکر ہے، انہوں نے اخبار میں لگائی تھی لیکن ہاں ٹیلی ویژن پر نہیں لگائی، اخبار پر لگائی۔ لیکن سوشل میڈیا نے اس رات کے آپ ٹرینڈ دیکھ لیجئے، اس رات کے آپ ٹویٹس دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا نے اس بات کا ثبوت دیا کہ اگر آپ الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کر لیں گے، اگر آپ پرنٹ میڈیا کو کنٹرول کر لیں گے تو عام آدمی کی آواز کو روکا نہیں جا سکتا۔ گل بخاری کا جرم کیا ہے؟ گل بخاری بہت سے ایسے موضوعات پر بات کرتی ہیں جن پر اختلاف کرنے کی ہمارے ہاں روایت نہیں ہے۔ وہ ایک بہت بہادر دلیر خاتون ہے اور بڑی آنیسٹ خاتون ہے، اور اس کے بعد سے اور یہ واقعہ ہمارے معاشرے میں پہلا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے صحافی ہیں جو اپنی جان سے گزر گئے، بہت سارے صحافی ہیں جو زخمی کر دیے گئے، بہت سارے صحافی ہیں جن کو تھریٹ کیا گیا۔ تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں سر، آگے کی طرف جانا چاہیے نا، ہم تو الٹا پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بالکل وہ سیاہ دور ہے، مارشل لا کے دور میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ اور دیکھیے مسئلہ کیا ہے، بیگ صاحب کو شامل کرنا، مجھے بریک لینا ہے۔ آپ کے کالم پہ نہیں بینیش، ایک مجھے بات، آپ کے کالم پہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کی خبر پہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پروگرام پہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کی ٹویٹ پہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں تماشا بن گیا ہے کہ آپ ری ٹویٹ کر رہے ہیں اور آپ کسی نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ یہ کیا معاشرہ ہے؟ کس جگہ ہم رہ رہے ہیں؟ چلیے جی ایک بریک لے لیتے ہیں بیگ صاحب، میں بریک کے بعد آپ کے پاس آؤں گی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آ چکا ہے، کتنی پاورز ہوں گی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، ہوں گی کہ نہیں ہوں گی کیئر ٹیکر سی ایم کے پاس، تو پھر اتنا واویلا اتنا شور کیوں ہے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک بریک، ول بی رائٹ بیک شارٹلی۔ بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو یہاں پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، اور کیونکہ ہم اپنی ڈسکشنز میں اتنے بہہ جاتے ہیں، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دس ہیز ٹو بی کم اپ ہیئر، کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ نے تمام DGISPR کی جو بھی بریفنگ کے اندر جو بھی الزامات لگے تھے اس کو پہلے رد کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافیوں پر عائد کردہ الزامات بے بنیاد اور غیر ضروری ہیں۔ اس تمام چیز کو لے کر کے ان کی ایک میٹنگ سکیجول تھی جو DGISPR کے ساتھ، جو کہ آج ایک میٹنگ ہوئی ہے رانا افضل صاحب کی اور DGISPR کی۔ اس میٹنگ کے جو چیدہ نکات ہیں، جو وہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کوئی بریک تھرو ہوا ہے، کوئی حالات بہتر ہوئے ہیں، جو بھی جو امپورٹنٹ اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ تو ہم بالکل ڈسکس کریں گے۔ کوشش بھی ہم کر رہے ہیں کہ ہم رانا افضل صاحب کے ساتھ رابطہ کر لیں، لیکن بیگ صاحب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کوئی خبر ملی ہے؟ PFUJ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی کافی زیادہ رابطے میں رہتے ہیں، بلکہ آپ بھی ان کا پارٹی ہیں obviously، تو کیا خبریں مل رہی ہیں کہ کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں، جو الزامات جن کے اوپر جو کچھ شکوک و شبہات تھے، جن کے اوپر کوئی پرابلمز تھیں، وہ سارٹ آؤٹ ہوئے ہیں مسئلے؟ بینش پہلی بات تو یہ کہ اس ملاقات کا یا اس بریفنگ کے بارے میں یا ان کی جو پریس ریلیز یا سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی تھی BUFJ نے، وہ خود ہی اس کا بتائیں آپ کو تو بہتر ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ISPR انٹریکٹ کرتی ہے جرنلسٹوں سے بہت زیادہ، کیونکہ ان کو ہمارے بہت سے ایشوز ایسے ہیں بارڈرز کے یا سیکیورٹی کے حوالے سے مسلسل بریفنگ رہتی ہیں، جو بھی آرمی کی بریفنگ ہو وہ ISPR سے ہی آتی ہے، اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کا رابطہ رہتا ہے ISPR، اور ان کا کنڈکٹ میں آئی ڈونٹ نو کہ یہ شو ٹوٹل نیگیٹو چلا گیا ان کے بارے میں، وہ بہت اچھی چیزیں بھی کرتے ہیں، اور PUFG نے ان کے بارے میں جو بھی کنڈیم کیا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی کلیریفیکیشن فکر نہ کرے بیگ صاحب، کوئی نیگیٹو شو نہیں کیا، بریگیڈیئر فاروق صاحب نے بہت اچھا ان کو ڈیفینڈ کیا اور ہمیں سمجھایا انہوں نے، بریگیڈیئر صاحب نے کہ ایسی سچویشن نہیں ہے، آپ گلٹی فیل نہ کریں۔ میری بات عمار صاحب نے صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، آپ کا اور بریگیڈیئر صاحب کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اور وہ بھی لاؤڈ اور کلیئر نظر آ رہا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ان کی طرف سے تو کوئی شخص ہے نہیں بیٹھا ہوا جو آپ کو ان کی کلیریفیکیشن دے سکے ISPR کی، یا تو PFG کا بندہ ہونا چاہیے تھا اور ایک ISPR کا بھی بندہ ہونا چاہیے تھا جو کلیئرٹی لاتا چیزوں میں اور کلیریفائی کرتا چیزوں کو، اور کلپ چلتا تو لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا اس میں انہوں نے کیا کہا، اینٹی سٹیٹ کہا یا نہیں کہا،
तस्वीरें किस तरीके से दिखाई गई, उसका मकसद क्या था और उसका बैकग्राउंड क्या था। तो बेसिकली मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपने उन लोगों को साथ जरूर रखना चाहिए था। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं अगर वो बट साहब कि हमारे PFUJ के किसी शख्स के साथ राब्ता हो जाए। कौन है? मुबारक साहब हैं कोई जिनके साथ हमारा राब्ता जो है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन द मीन वाइल अमार मसूद साहब, मैं आपके पास ये सवाल जरूर लेकर के आऊंगी क्योंकि इंटरम सेटअप का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, सॉरी केयर टेकर सेटअप का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। PMLN ने काफी ज्यादा वावेला किया हसन अस्करी साहब के नाम पर। भाई मुझे पहले ये बताएं कि जो केयर टेकर CM है उसके पास कितनी पावर्स होती हैं? ये जो PMLN इतना वावेला कर रही है, शायद खान अब्बासी आ गए, एहसन इकबाल आ गए, हनीफ अब्बासी आ गए, एवरीबडी केम एंड यू नो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बायस है, जो हसन अस्करी साहब है वो तो हमारी तरफ के हैं ही नहीं। भाई उल्टा PMLN को तो ये कहना चाहिए था कि अच्छा किया आपने अपना बंदा लगा दिया। चलें जी, जो केयर टेकर CM है वो भी PTI की उसको मतलब यू नो एंडोर्समेंट हासिल है, तो अब हम इन सब की मौजूदगी के अंदर आपको जीत कर दिखाएंगे। ये तो उल्टा रोना शुरू हो गए PMLN वाले। जी देखिए, मेरी एक जुमला मैं कहूँगा इस सवाल का जवाब देने से पहले। मैं और जितने तमाम सहाफ़ियों का नाम आया था उस ब्रीफिंग में, हम तहे दिल से PFUJ के और अफजल भट्ट और तारिक चौधरी साहब के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट जारी की जिसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट हुआ। पंजाब के CM के हवाले से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बात सही है कि निगरान वज़ीर आला का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन ये मामला खुश उसलूबी से हल होना चाहिए था। मुझे इस पे भी कोई एतराज़ नहीं है कि हसन अस्करी साहब PTI के हमेशा से बहुत मोतरफ रहे हैं। ये उनका जमहूरी हक है जिसे तस्लीम कर लेना चाहिए, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन मसला तब आता है कि उन्होंने बहुत दफ़ा बात की है अपने कॉलम में कि इलेक्शन को डिले होना चाहिए। उन्होंने बहुत दफ़ा धरने के दिनों में रिक्वेस्ट की है अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपने टेलीविज़न प्रोग्रामों के ज़रिए कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाना चाहिए। उन्होंने बहुत दफ़ा ये बात की है कि जनरल मुशर्रफ का दौर सबसे ज़्यादा जमहूरी दौर था और ये डिक्टेटर के दौर के बारे में उन्होंने ये कहा था। तो इन चीज़ों से ज़ाहिर है जो नवाज शरीफ का करंट नरेटिव है जिसमें वो वोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं, सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, तो ये अपॉइंटमेंट उसके साथ लागा नहीं खाती। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस पे कोई ऐसा शख्स अपॉइंट होता जिसके ऊपर कोई इख्तलाफ ना होता। प्रोग्राम और खत्म इस हो पोस्ट गया। के लिए इस पोस्ट की बात करना चाहिए। मैंने भी पूरी मेरी जरा कोशिश बात की सुन थी। लीजिए इसके ऊपर। जी जी क्विकली मोहसिन बेग साहब। जी 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 कर दें, कर दें, मसला कर दें। ये है कि उनको नून लीग वालों को मसला शायद हसन अस्करी साहब के लास्ट नेम से है, अस्करी। बेसिकली उनको पता है वो नहीं, बिनेश, न्यूट्रल एम्पायर से खेलना ही नहीं चाहते। आया उन्होंने सारी चीजें अपनी मर्जी से करनी है। न्यूट्रल बंदा कहां से आएगा? इंपोर्ट किया जाएगा। उनको तो हर चीज पे एतराज है। प्रॉब्लम ये है कि एक ईमानदार अपराइट क्रेडिबल पर्सन आगे अब वो मैनिपुलेट नहीं कर सके 2018 की इलेक्शन को। चलिए जो भी हो, पाकिस्तान की बेहतरीन के पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लुक आफ्टर योरसेल्फ। आई विल सी यू ऑल टुमारो।